Bismillahirrahmanirrahim. Now, students, we are going to start practical number 7. In practical number 7, we discuss how we perform normality test. Data, the given data is follows normal distribution or not, normal probability distribution. जो स्टूडेंट हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से कि जो कोई भी डेटा किसी भी किस्म का रॉ डेटा दिया हुआ हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं आता, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. इन दिस practical number 7, by help of Minitab statistical software, Minitab सॉफ्टवेयर की मदद से हम नॉर्मेलिटी टेस्ट परफॉर्म करना आपको सिखाएंगे कि वेदर और नॉट द गिवन डेटा इज follows normal distribution or not. This is the normal probability distribution where mean, median and mode are equal to each other, जिसमें mean, median, mode आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वो एक ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री पे होते हैं. ये देखें आपके सामने जैसे ग्राफ बना हुआ है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. पिछली क्लासेस में, थ्योरी की क्लासेस में आपको याद हो ये हमने डिस्कस की थी कि म्यू 1 माइनस सिग्मा, म्यू 1 प्लस सिग्मा, यानी म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, दिस इज द normal distribution area covered about 68%. This is the 68% of the total curve area. Total curve area का ये 68% होता है. Now if we are going to find mu plus minus 2 sigma, this area from this to this, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालें तो this is what we call mu minus sigma and mu plus sigma. इसको हम कहते हैं this is what about 95% of the area covered by this normal curve. तो ये 95% एरिया होता है इस कर्व का, जिसको कहते हैं म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा. और इन दी एंड म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के फ्रॉम राइट टेल टू लेफ्ट टेल whole of the area of this normal curve of distribution of any normal curve of distribution covered almost 100%, which is said to be the 99.7% of the area. यानी ये पूरा एरिया 99.7% होता है ये ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. 0.03 यानी कुछ परसेंट जो रह गया वो इसका एरर होता है कि जाहिर सी बात है कंप्लीट एरिया हम जज नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते. ये तो पता है कि एरिया अंडर द कर्व 1 या 100% होता है, लेकिन बाय हेल्प ऑफ एनालिटिकल एनालिसिस, मेजरिंग एनालिसिस, अगर हम मेजरिंग टूल्स अप्लाई करें तो उससे आपको ये नहीं पता चल सकता कि 100% है. तो दैट्स वाई म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा ऑलवेज गिव अस 99.7% of the total of the curve area. This is the three characteristics of normal curve. नॉर्मल कर्व की तीन करेक्टरिस्टिक्स होती है. म्यू प्लस माइनस गिव 68%, म्यू प्लस माइनस गिव 95% of the normal curve area, and in the end mu plus minus 3 sigma give 99.7% एरिया. ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत हमने थ्योरी में भी ये डिस्कस किया था. व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी टेस्ट? नॉर्मेलिटी टेस्ट क्या होता है? नॉर्मेलिटी टेस्ट ये होता है कि यूज टू डिटरमाइन द डेटा सेट, जो भी डेटा आपको दिया होगा वो इज़ वेल मॉडल बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मेलिटी टेस्ट. तो ये है नॉर्मेलिटी टेस्ट की कंडीशन, किस तरह से नॉर्मेलिटी टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वी परफॉर्म नॉर्मेलिटी टेस्ट, नॉर्मेलिटी टेस्टिंग प्रोसीजर, यानी नॉर्मेलिटी टेस्ट किस किस तरह से कर सकते हैं. नंबर 1 होता है ग्राफिकल मेथड. इसके दो तरीक़ेकार होते हैं. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये हम पहली दफ़ा करेंगे, ये अभी आपको नहीं कराया. दूसरा होता है हिस्टोग्राम बार चार्ट, ये ऑलरेडी करा चुके हैं. हिस्टोग्राम जैसे आपको बनवाया था उससे भी पता चल जाता है कि डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. एक और तरीक़ेकार है विदाउट ग्राफ, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी एक तरीक़ेकार है. आपको याद हो स्क्यूनेस हमने निकाला था, उससे भी पता चलता है कि सिमेट्री, आपको याद है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की मदद से सिमेट्री निकाली थी. और तो इस तरह से वो डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है. अगर वो सिमेट्रिकल होगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और अगर पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा. तो ये सेकेंड एनालिटिकल मेथड है. एक तरीके का और होता है स्टूडेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हम पता कर सकते हैं कि अगर हम नल हाइपोथेसिस ले लें डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरनेटिव ले लें डेटा नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोसीजर अप्लाई करके जो कि होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01, 0.05 पे,
तो भी पता चल सकता है कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज द सैम्पल नॉर्मेलिटी प्लॉट। ये आपको थोड़ा सा कराना है, ये है असल चीज़ प्रैक्टिकल की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, जो कि आप आगे हायर जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, अपने थीसिस करेंगे या जो भी आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसमें ये बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स के। उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि आपको जो जो भी डेटा जिस भी रेलेवेंट कंडीशन से आपने सपोज किया है, वो पहले तो चेक करें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी नॉर्मली है या नहीं है। तो इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट से चेक कर सकते हैं, उस डेटा को डायरेक्टली पुट अप करके। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है, बड़ा आसान तरीक़ेकार है, अभी हम डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी प्लॉट ये आपके पास एक तरीके। इसी तरह से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी प्लॉट में अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये देखें तमाम पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सब सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, देखें। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, लाइन पे लाई कर रहे हैं, बहुत नियरेस्ट हैं ये देखें, तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखें अगर पॉइंट बाहर हो लाइन के बहुत दूर, ये देखें, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यूड है ये, यानी पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इसमें एक पी वैल्यू का जिक्र आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉर्मेलिटी प्लॉट में। तो पी वैल्यू क्या होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की, ये थोड़ा सा देख लें। पी वैल्यू अल्फ़ा, अगर पी वैल्यू जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा लेस देन हो 0.01 से, ठीक है, यानी जो भी पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन द अल्फ़ा, जो भी अल्फ़ा की वैल्यू है 0.01 0.05, तो हम ये कहते हैं कि एच नॉट रिजेक्ट कर दें, यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा से ग्रेटर होगी तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये है पी वैल्यू। पी वैल्यू एक टेस्टिंग प्रोसीजर वैल्यू होती है, हेल्प्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर टेस्ट, के डेटा के डिसीजन के लिए होता है, कि जिसमें आपको नज़र आ रही है यहाँ पर ये पी वैल्यू कोने पे, ये देखें पी वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है वो लेस देन ये आ रही है अल्फ़ा के। फिर ये वाली पी वैल्यू आ रही है 0.58, ये अल्फ़ा से लेस देन है, ग्रेटर देन है। तो इस तरह से टेस्टिंग प्रोसीजर में डिसीजन लेने के काम आती है। जैसे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से करवाया आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो इस तरह से पी वैल्यू की भी कंडीशन होती है कि अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा हो, अल्फ़ा की जो भी वैल्यू होगी तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये दो डिसीजंस होते हैं, इसको हम पी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक हिस्टोग्राम से भी पता चल जाता है कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ये ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। हिस्टोग्राम से कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स, कि आपने हिस्टोग्राम बनाया, उसके ऊपर नॉर्मल कर्व बनाए, ये देखें नॉर्मल कर्व बनाए, वो मिनी टैप से अभी आपको बताते हैं। तो अगर बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके तमाम हिस्टोग्राम के टॉप ऑफ द पॉइंट को छूते हुए जा रहा है, देखें बिल्कुल इसको टच करते हुए जा रहा है और एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहा है, अगर आप इसको हटा दें कर्व को, तो ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन रही है हिस्टोग्राम से, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन देखें सेकेंड ग्राफ क्या है, सेकेंड ग्राफ में ये देखें, ये जो हिस्टोग्राम है कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रही है, देखें पॉजिटिवली स्क्यूड बना रहे हैं, देखें राइट टेल लॉन्गर आ रही है। तो इसको हम कहते हैं स्क्यूड, यानी ये हिस्टोग्राम फॉलो नहीं कर रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये हिस्टोग्राम फॉलो कर रहा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया था। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 हो तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को फॉलो करता है, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 नहीं हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब आपके सामने एक डेटा पब्लिश किया जा रहा है, आपने इस प्रैक्टिकल में काम करना है। अभी तक आपने किसी भी प्रैक्टिकल में, और ना आगे भी शायद किसी भी प्रैक्टिकल में, पीछे भी किसी भी प्रैक्टिकल में आपको वर्क नहीं दिया है कि डेटा कलेक्ट करना है आपको। तो इस प्रैक्टिकल में आपने काम ये करना है कि ये डेटा कलेक्ट करना है आपने। डेटा है क्या, बड़ा आसान डेटा है ये। आपके मैकेनिकल स्टूडेंट्स में, आपके जो मैकेनिकल के कोलीग्स हैं, आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासमेट्स हैं, तो उनका ही डेटा कलेक्ट कर लें। जैसे एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं या 45 स्टूडेंट्स हैं, तो आप दो क्लासेस का, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले आपस में कलेक्ट कर लें डेटा। ठीक है, सेक्शन सी और डी वाले कलेक्ट कर लें डेटा, ई और एफ वाले आपस में डेटा कलेक्ट कर लें। ये आपने करना ये स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स की, आपकी अपनी भी और आपके अपने क्लासमेट्स की भी हाइट और वेट का डेटा कलेक्ट करना है।
ठीक है। हाइट और वेट, हाइट फीट में जैसे होती है 5.4, 5.6, ठीक है। और वेट आपकी मर्जी है, आप केजी में ले लें, पॉन्ड्स में ले लें, तो केजी में वेट्स ले लें, तो इस तरह से किलोग्राम में वेट्स ले लें, और हाइट फीट में ले लें। तो हर स्टूडेंट्स के वेट और हाइट का डेटा लेना है, और कम व बेश 75 आपको ये ऑब्जर्वेशंस लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से दो दो सेक्शन अगर आप मर्ज कर लें, ज़रूरी नहीं दो सेक्शन मर्ज करें, आप किसी भी सेक्शन से आप डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे स्टूडेंट अपने तौर पे इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, इंडिविजुअली ये डेटा एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा आपको कलेक्ट करना है 75 स्टूडेंट्स का, आप अपने क्लासमेट से ले लें ऑनलाइन, ठीक है, रिक्वेस्ट करके सबसे, और या तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जगह से डेटा कलेक्ट कर लें जो आसान लगे आपको, ज़रूरी नहीं कि आपको स्टूडेंट्स का ही डेटा ये कलेक्ट करना है, ठीक है। तो 75 स्टूडेंट्स या पर्सनस का डेटा लेना है, वेट एंड हाइट का। लिखा हुआ है परफॉर्म नॉर्मेलिटी टेस्ट एंड कमेंट, नॉर्मेलिटी टेस्ट परफॉर्म करें जो अभी करते हैं। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट एंड वेट, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका निकालना है। वही ऑप्शन पे जाकर, ही तो बहुत आसान है, जैसे बेसिक स्टैट्स में आपको पहले भी ये चीज़ परफॉर्म करके बताई थी, ठीक है। तो ये है आपका असल प्रैक्टिकल। पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, मैं आपको हमने यहाँ पर एक सैम्पल डेटा लिया हुआ, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस बताएंगे, ठीक है। तो देखें, डेटा जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो नॉर्मेलिटी टेस्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, नोट करते रहें स्टूडेंट्स ये सारी कंडीशंस। जब आप 75 ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर इसके हर 75 ऑब्जर्वेशन, ये जो वेट एंड हाइट की वेट एंड पीरियड ऑब्जर्वेशन हैं, इसके आगे एक रैंडम नंबर होना चाहिए। ये तो सीरियल नंबर है, इसके आगे एक रैंडम नंबर हम असाइन करेंगे। रैंडम नंबर क्या होता है पहले तो सुन लें। रैंडम नंबर स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा नंबर होता है जिसके तमाम नंबर्स की वो होता है ऐसे ही है जैसे सीरियल नंबर है। रैंडम नंबर इज एज इट इज एज लुक लाइक सीरियल नंबर, लुक लाइक योर रोल नंबर। आपकी जो रोल नंबर है वो रैंडम नंबर ही है। बट रैंडम नंबर की प्रॉपर्टी है कि इसको जनरेट किया जाता है, और जिसने ये रैंडम नंबर बनाया स्टैटिस्टिक्स में, उसकी एक क्वालिटी है कि ईच एंड एवरी रैंडम नंबर हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ईच एंड एवरी रैंडम नंबर हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। हर नंबर की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। और रैंडम नंबर ऐसे होते हैं जैसे सीरियल नंबर हैं या योर रोल नंबर हैं, ऐसे ही रैंडम नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखें, मिनी टैब से रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं और किस तरह से फॉर्मेशन की जाती है। वो जाएंगे आप कहाँ पर, कैलकुलेशन पे, गो टू द कैलकुलेशन एंड देन रैंडम डेटा, रैंडम डेटा का एक ऑप्शन होगा। फिर जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक इंटीजर का ऑप्शन आता है। ये वही ऑप्शन है स्टूडेंट जहाँ जो बायनोमियल, पॉइजन, प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाई थी ना आपको, तो उसी तरह का ये ऑप्शन है ये। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आया था, याद करें, वो थोड़ा सा नीचे ये वाले ऑप्शन से आया था। तो यहाँ पर रैंडम डेटा से आएगा। नीचे आप आएंगे इधर, तो इंटीजर नाम का एक ऑप्शन होगा, इंटीजर। बस जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है। और जैसे आप जब परफॉर्म कीजिएगा ना इस चीज़ को, तो आप मिनी टैब को सामने रखकर और ये स्लाइड सामने रखकर कीजिएगा। गो टू द कैलकुलेशन, रैंडम डेटा, देन इंटीजर, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो जैसी ओपन होगी तो फिर यहाँ कुछ सिलेक्शन करनी होगी। नंबर ऑफ रोज डेटा टू जनरेट, जाहिर सी बात है कितनी रोज जनरेट करनी है, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर, 75, तो यहाँ 75 लिख देंगे, ठीक है। रोज का मतलब हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, कितनी है, 75 है ना। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस खुल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शंस देखें जब खुलेगी जब आप ये डेटा एंटर कर चुके होंगे। ये भी याद रखें स्टूडेंट्स कि आपको ये काम करना है मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में। जब आप ये डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो इसको मिनी टैब सॉफ्टवेयर में एंटर कर देंगे। किस तरह से एंटर कर देंगे, देखें, मिनी टैब सॉफ्टवेयर में या मिनी टैब वैल्यूज़ में रैंडम नंबर के हिसाब से, क्योंकि जब ही से ये ऑप्शन आ रही होगी जब आप मिनी टैब में इसको एंटर करेंगे। ये इधर 75 ऑब्जर्वेशंस हैं ये, ठीक है। तो सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है C1 में। C1 में आप क्या एंटर कीजिएगा, C1 के कॉलम में 1 2 3 4 5 6 ये सीरियल नंबर एंटर कीजिएगा 75 तक, ठीक है। C2 के कॉलम में क्या एंटर करेंगे, हाइट का डेटा तमाम जो आपने लिया है। C3 के कॉलम में क्या एंटर करेंगे, वेट का डेटा जो आपने वेट कर लिया, ठीक है। C1 C2 C3 में मिनी टैब ओपन करके ये एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर इन ऑप्शंस पे जाएंगे, रैंडम डेटा, इंटीजर
एंड देन यहाँ लिखेंगे भाई 75 रोज को जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर ये ऑप्शंस खुलेंगे स्टूडेंट, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर ये ऑप्शंस आएंगे। तो अब आपने करना है कि ये जो C1 है ना, इसको एज अ रैंडम नंबर ले लेंगे। वही है रैंडम नंबर, ठीक है, जो आपने रैंडम नंबर लिया हुआ है एज अ C1, ठीक है, C1 जो सीरियल नंबर है। लेकिन अब उसमें आप असाइन करेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर तो 1 से 75 तक है ना, लेकिन आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना रैंडम नंबर यानी C1, तो यहाँ वो मांगेगा इधर भाई मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपने देना है मिनिमम वैल्यू 1 हो, रैंडम नंबर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 0 भी होता है वैसे, और मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी होती है, जैसे सीरियल नंबर 75 है तो 75 रैंडम नंबर्स की सीरियल भी होती है। लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 20। अच्छा वजह क्या है ये देखें, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने का कि मैक्सिमम वैल्यू या रैंडम नंबर हम 20 ले रहे हैं। 20 लेने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशंस उसी के अंदर बार बार रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। और रैंडम नंबर इतने नहीं लिए जाते हैं, रैंडम नंबर कुछ डिफाइन किए जाते हैं। जैसे 75 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 15 रैंडम नंबर ले लिए, 20 ले लिए फॉर एग्जांपल। तो ये कुछ रैंडम नंबर लिए जाते हैं, रैंडम नंबर उतने नहीं होते जितने सीरियल नंबर होते हैं। तो हम चाह रहे हैं भाई मिनिमम वैल्यू हमारी 1 हो और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, 20 हो। ओके कर देंगे इसको। जैसे ही ओके कर दें, अच्छा ये तो 75 ऑब्जर्वेशन थी ना, अगर आपके पास 1000 ऑब्जर्वेशन हो, अब आप जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे अपना तो उसमें तो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी। अगर 1000 ऑब्जर्वेशन हो, 500 ऑब्जर्वेशन हो, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो, तो रैंडम नंबर उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे मिनिमम नंबर 1 ले लें और मैक्सिमम नंबर 50 ले लें, आप 50 रैंडम नंबर ले रहे हैं आप, मैक्सिमम रैंडम नंबर 60 ले लें, सही है। तो जो 1000 और 2000 के फिगर्स होंगे ना, उसमें रैंडम नंबर 50। ये एक्चुअली ऐसे ही है जैसे ये है पॉपुलेशन साइज, नो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना। और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है सैंपल, सैंपल साइज, यानी उसमें से कुछ सैंपल्स निकालने हैं आप। तो 75 में से 20 का सैंपल्स निकालने हैं। अब इस तरह से समझ जाएं कि 25 सैंपल्स हैं ये। तो अगर 1000 ऑब्जर्वेशन होंगे तो उसमें 50 का सैंपल निकाल लें, 50 ले लें 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने सिलेक्शन करनी है, ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद आपको कुछ C1 के कॉलम में, जो C1 का कॉलम है ऑलरेडी, उसमें आपके पास ये जो सीरियल नंबर है, ठीक है, उसमें ये नंबर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, C1 के कॉलम में। तो C1 के कॉलम में आपके पास ये खुद ब खुद रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे, खुद ही जनरेट करके दे देगा। देखें ये रैंडमली, रैंडम नंबर ये होते हैं जो 2 आ गया, 1 आ गया, लेकिन होंगे 1 से 20 के दरमियान। ये सीरियल नंबर है, सैंपल साइज लिए में देखें, होंगे 1 से 20 के दरमियान, क्योंकि हमने आपने ऑप्शन रखी हुई है वहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की, ठीक है। तो ये है तरीक़ेकार रैंडम नंबर जनरेट करने का। C1 में रैंडम नंबर जनरेट हो गए, ठीक है, और सीरियल नंबर आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है C1 में। अच्छा एक चीज़ और कि C1 में जब आप डेटा एंटर करेंगे, जब आप डेटा एंटर करेंगे ये वाला, तो आपने हाइट को C2 में एंटर करना है, वेट को C3 में एंटर करना है, C1 खाली छोड़ देंगे, सीरियल नंबर नहीं एंटर कीजिएगा। सीरियल नंबर तो वैसे ही चल रहा होगा यहाँ पर मिनी टैब में, मिनी टैब में तो सीरियल नंबर वैसे ही चलता है। C1 को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और C1 की हेडिंग दे दीजिएगा, C1 की हेडिंग दे दीजिएगा। मैं ज़रा मिनी टैब से आपको बता दूं, मैं मिनी टैब सॉफ्टवेयर से आपको इस चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि इस तरह से आपको कंडीशन अप्लाई करनी है डायरेक्टली, ठीक है, मिनी टैब सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये देखिए मिनी टैब ओपन हो रहा है, इसमें हम ये देखें स्टूडेंट, पहले तो लाएंगे क्या, एडिटर पे जाएं, इनेबल कमांड लैंग्वेज पे, मिनी टैब प्रॉम्प्ट आ गया। देखिए सीरियल नंबर क्या आ रहा है, आपने C1 में सीरियल नंबर नहीं करना, बल्कि C1 में आपने रैंडम नंबर की हेडिंग दे देनी है, रैंडम नंबर, ये देखें रैंडम नंबर, ठीक है। C2 में, ठीक है, तो C2 में आपको, अच्छा नंबर की कमांड यहाँ पर वो वैलिड नहीं दे रहा, तो C2 में यानी रैंडम नंबर आप वर्डिंग में लिख दें, रैंडम, रैंडम नंबर ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होगा C2 में, C2 में आपके पास क्या है यहाँ पर बताइए, C2 में है हाइट, हाइट लेना है C2 में, तो हाइट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरह से आपने हेडिंग्स लेनी है और C3 में क्या लिख देंगे, वेट। बस ये काम करना है, ऐसे करना है। तो ये यहाँ पर खुद ब खुद जनरेट होकर आ जाएगा, यहाँ पर खुद ब खुद रैंडम नंबर की कंडीशन जनरेट होकर आ जाएगी। ठीक है, जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें, इधर देखें, इस कैलकुलेशन पे जाएं, रैंडम डेटा पे जाएं, यही था ना, और रैंडम डेटा के बाद अब यहाँ पर ऑप्शंस थी इंटीजर पे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 75। ठीक है, 75 लेने हैं आपको रैंडम नंबर्स। और ये देखें खुद ही आ जाएगा, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ना, ये देखें खुद ही आ गया। ये सेलेक्ट करना है रैंडम नंबर। देखा, मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी है, 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है, 20। ठीक है, ओके कर दें, ये आ गए। ये देखें, ये आ गए रैंडम नंबर, ये सारे बहुत सारे रैंडम नंबर आ गए देखें, लेकिन 20 मैक्सिमम है। ये रैंडम नंबर आ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपके पास यहाँ तक का जो प्रोसीजर अभी आपको समझा है कि इंटीजर पे जाएं, रैंडम नंबर पे जाएं, ये आपके पास रैंडम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इनके आगे वेट एंड हाइट भी आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, जब आप एंटर करेंगे तो वेट और हाइट उसके आगे ही आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ, अब आपने ये काम करना है, अगला स्टेप सुन लें। ये तो 20 है, ये तो 75 ऑब्जर्वेशन है ना, पॉपुलेशन है। आपको अब सैंपल लेना है इसका। सैंपल कैसे लेना है स्टूडेंट, सैंपल कितने का लेना है, सैंपल आपने 20 का लेना है। हमने वहाँ डिसाइड कर लिया था ना 20 का, 20 रैंडम नंबर्स हैं। तो देखें, आपने करना ये है कि रैंडम नंबर 1, ऐसे आपको शीट बनानी होगी पहले, कि रैंडम नंबर 1 जो है, जो पहला रैंडम नंबर है, जो जो रैंडम नंबर 1 लिखा हुआ है वो कहाँ है। तो इस तरह से सिलेक्शन करनी है 20 रैंडम नंबर्स की आपको, 1 बाय 1, और फिर इसको यहाँ पर इस तरह से उतार देना है। ठीक है, जो भी आपके पास रैंडम नंबर के सिलेक्शन आ रही होंगी, जितने भी टोटल रैंडम नंबर्स आ रहे होंगे, उनको आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर सेलेक्ट करके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट प्लॉट करना है। तो सेलेक्ट किस तरह से करना है, जैसे रैंडम नंबर 1 में हाइट 82 है और वेट 163 है। ठीक है, रैंडम नंबर जो 1 था उसमें वेट इतना था, ये देखें रैंडम नंबर 1। अब यहाँ आ जाएंगे 75 ऑब्जर्वेशंस के डेटा में, और रैंडम नंबर में आ जाएंगे। अब रैंडम नंबर 1 इसमें कहाँ पर है, ये रहा, इसकी हाइट इतनी है, वेट इतना है, ये उठाकर यहाँ लिख देंगे। ये आपने बनानी है शीट। इस तरह रैंडम नंबर 2। अच्छा, अब स्टूडेंट पूछते हैं सर रैंडम नंबर 1 तो इधर भी आ रहा है और ये देखें रैंडम नंबर 1 इधर भी आ रहा है, तो कौन सा लें, कोई सा भी ले लें, आपकी मर्जी। ये सेलेक्ट कर लें, आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ये वाला 1 वाला सेलेक्ट करें या ये वाला 1 वाला। ठीक है, अब रैंडम नंबर टू है या बिल्कुल है, ये सेलेक्ट कर लें, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर रैंडम नंबर 3, ये सेलेक्ट कर लें। तो जो रैंडम नंबर वाला आ रहा होगा, सीरियल नंबर नहीं, जो रैंडम नंबर में आ रहा होगा, वो 1 से लेकर 20 तक जो भी हैं, और अगर कोई रिपीट हो रहे हैं कि भाई 1 इधर भी है, तो कोई सा भी अपनी मर्जी से 1 वाला कोई सा भी सेलेक्ट करके यहाँ पर एक शीट बना लें 20 रैंडम नंबर्स की। तो इस तरह से 20 रैंडम नंबर्स, ये आपने एक तरीके से सैंपल ले लिया। ये कहलाता है पॉपुलेशन और ये कहलाता है सैंपल। कि आप बोल रहे होंगे भाई 1 वाला क्यों सेलेक्ट करा, ये वाला 1 वाला, ये वाला क्यों सेलेक्ट किया है, वेट और हाइट ये वाला क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है, सेम है। यही तो फ़ायदा होता है रैंडम नंबर जनरेट करने का, कि रैंडम नंबर ये जो दोनों के 1 1 आ रहे हैं ना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सेम है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन सेम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस सेम है। आप चाहे इसको सेलेक्ट कर लें, आप चाहे इसको सेलेक्ट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है रैंडम नंबर की खसूसियत। इसलिए आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लें और 1 से लेकर 20 तक रैंडम नंबर की वेट और हाइट, वेट और हाइट, वेट और हाइट, यहाँ एक शीट बना लेंगे। ये आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन आ गई। बस आपने अब करना यह है कि इसको मिनी टैब सॉफ्टवेयर में एंटर करना है। मिनी टैब की नई वर्कशीट, जैसे मिनी टैब में अभी काम कर रहे थे ना, अब दूसरी मिनी टैब की वर्कशीट खोलें, उसमें C1 में रैंडम नंबर की हेडिंग दें, और अब ये पूरी शीट जो आपने यहाँ बनाई है ना एक तरीके से, या आप पहले वर्ड में कर लीजिएगा या कॉपी पेंसिल ये रजिस्टर में पहले कर लीजिएगा अपने, और फिर इसको मिनी टैब में दोबारा एंटर करेंगे C2 के कॉलम में। ये तरतीब, ये जो तरतीब आई है यहाँ पर, ठीक है, C2 के कॉलम में, कि भाई रैंडम नंबर 2 है तो उसकी वेट और हाइट इतना है, रैंडम नंबर, यानी ये एक तरतीब, आपको एक तरतीब सिखाई गई है कि रैंडम नंबर 1, रैंडम नंबर 2, रैंडम नंबर 3, रैंडम नंबर, वो जो 75 ऑब्जर्वेशन थी ना,
उनके जो रैंडम नंबर्स हैं, जो 75 ऑब्जर्वेशंस की जो रैंडम नंबर की वेट और हाइट हैं, उनको एक तरतीब से लिख दिया गया था यहाँ पर कि भाई इस तरह से 1 की वेट और हाइट इतनी है, रैंडम नंबर 2 की इतनी है, ठीक है, यानी ये इतनी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। अब आपने यहाँ पर ये करना है कि भाई रैंडम नंबर, जो भी रैंडम नंबर आपने जनरेट किए हैं, 20 रैंडम नंबर आप जनरेट कर लें, 15 रैंडम नंबर जनरेट कर लें। तो ये इन्होंने 15 रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, 20 कर लें, 20 रैंडम नंबर ले लीजिए। तो जो 20 रैंडम नंबर आप लेंगे इस तरह से, देखें 20 रैंडम नंबर लेंगे ना, उसी तरह से बिल्कुल जैसे अभी आपको मिनी टैब ओपन करके बनाया है। तो जब आप 20 रैंडम नंबर लेंगे तो ये 1 टू 20 के दरमियान आ जाएंगे जो भी हैं। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2, यानी रैंडम नंबर 2। तो रैंडम नंबर 2 के ये नहीं लिखा हो, ये आपने खुद लिखना है। रैंडम नंबर 2 के आगे वेट और हाइट क्या है, रैंडम नंबर 2 ये रहा रैंडम नंबर 2, इसकी वेट कितना है 75, हाइट कितनी है 183, ये लिख देंगे। फिर बोल रहे हैं रैंडम नंबर 1, रैंडम नंबर 1 ढूंढें इधर, इस वाली शीट में ढूंढना है। अब वो वाली इग्नोर कर दें, 75 वाली इग्नोर कर दें, क्योंकि 75 में से हमने सैंपल ले लिया है। और कैसे सैंपल लिया है, रैंडम नंबर 1 टू, वो जो 1 टू 20 उतारें, पूरे रैंडम नंबर 1 टू 20, और उसके आगे उसका वेट और हाइट लिख दें, यानी रैंडम नंबर 1 का वेट इतना, हाइट इतना। अब आप बोल, यहाँ मैंने समझाया ना, आप बोल रहे होंगे रैंडम नंबर 1 ये भी आ रहा है और रैंडम नंबर 1 ये भी आ रहा है, कौन सी वेट और हाइट, कोई सी भी लिख दें यहाँ पर, कोई सी भी आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह से ये शीट बनानी है। अब इस शीट की मदद से ये बनाना है, ये वाली जो शीट है ना, इसकी हेल्प से ये परफॉर्म करना है। कैसे, ये उसी तरह से करेंगे जो आपको अभी मिनी टैब में मैंने बताया है। रैंडम नंबर दोबारा जनरेट करेंगे नेक्स्ट शीट में, C1 के कॉलम में 20 रैंडम नंबर, ये 15 इन्होंने 15 किया है तो आप 20 कर लीजिएगा। तो इस तरह से 1 टू 20 के दरमियान ये रैंडम नंबर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये नहीं करना, ये खुद नहीं लिखना, ये यहाँ से लिखना है देखकर कि रैंडम नंबर 2 आ जाए, रैंडम नंबर ये रहा रैंडम नंबर, इसकी वेट और हाइट कितनी है, ये उठा के लिख देंगे आप। फिर बोल रहा है रैंडम नंबर 1 ये रहा, इसकी वेट और हाइट कितनी, ये रही, यही उठा के लिख देंगे, ये रहा। फिर बोल रहा है रैंडम नंबर 19, अब रैंडम नंबर 19 कहाँ है भाई, ये रहा रैंडम नंबर 19, ये रहा, इसकी वेट और हाइट कितनी है, ये उठा के लिख देंगे आप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने कॉलम बनाना है, मिनी टैब में काम करना है। मिनी टैब का कॉलम है C2 और C3। तो इसका मतलब हमने सेलेक्ट कर लिए हैं 15 या 20 सैम्पल्स। अब आपका काम ये है कि ये जो आपने काम किए है ना आखिर में, ये जो सैंपल्स दिए हैं इस पे नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई करना है। कैसे, देखें जी, नॉर्मेलिटी टेस्ट, गो टू द बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, ठीक है, ये वाला स्टैट्स पे जाइए, मिनी टैब फोल्डर बने हुए ना, स्टैट्स पे जाएं, बेसिक स्टैट्स पे जाएं और नॉर्मेलिटी टेस्ट पे आए, देखें नीचे मिलेगा ऑप्शन। जैसे ही आप नॉर्मेलिटी टेस्ट पे आएंगे तो पूछेगा भाई वेरिएबल कौन किसका लेना है, पहले हाइट को सिलेक्ट करें। यहाँ आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे, तो इसमें से हाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। वह एक 1 बाय 1 होता है, पहले हाइट पे करेंगे नॉर्मेलिटी टेस्ट, फिर वेट पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, परसेंटाइल लाइंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लाइंस होती हैं जो इसमें बन जाती है, तो नन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वरना जो भी करेंगे उसके लिए ऑप्शन मांगेगा वो। अच्छा, टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदानों ने अपने टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी बनाए थे जो मिनी टैब में बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। एंडरसन नामी टेस्ट है, रेयान नामी टेस्ट है, कॉल्मोग्राफ्स नामी टेस्ट है। तो ये बहुत से साइंटिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं जिन्होंने टेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। तो मिनी टैब में एज इट इज़ उनके टेस्ट प्रोसीजर के सॉफ्टवेयर में मॉडल रखा गया है। तो हम एंडरसन का ये टेस्ट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। एंडरसन नामी साइंटिस्ट ने जो नॉर्मेलिटी टेस्ट दिया था वो अप्लाई करेंगे। तो एंडरसन पे क्लिक करेंगे और टाइटल दे दें नॉर्मेलिटी टेस्ट फॉर हाइट, फिर ओके कर देंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट्स ओके करेंगे, एंडरसन का टेस्ट बड़ा सिंपल है, इसमें लाइन में, ग्राफ में, पॉइंट में आप डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आ जाएगा भाई, हाइट का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देखिएगा आपका कैसा आ रहा है। इसमें पॉइंट्स लाइन से बाहर हैं बहुत सारे, देखें लाइन से बहुत बाहर हैं, ये रे। अगर पॉइंट लाइन के बिल्कुल करीब हो ना, बिल्कुल लाइन के ऊपर हो, तो एंडरसन ने कहा था कि वाकई आपका डेटा जो हाइट का है वो किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन ये तो बहुत ही बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल, ये तो एक आगे आ रहा है एक पीछे आ रहा है, देखें। तो इसका मतलब ये तय पाया कि नॉर्मेलिटी टेस्ट के मुताबिक ये जो मेथड, ये देखें लिखा हुआ है कि डू नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन स्टूडेंट देखें इसमें एक तरीके और तरीक़ों से भी किया हुआ है हमने, ठीक है। ये तो एक तरीक़ेकार था नॉर्मेलिटी टेस्ट का कि अगर पॉइंट्स लाइन के ऊपर होंगे सारे के सारे, तकरीबन सारे, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज नहीं है।
ठीक है। अच्छा ये देखें, अब आपने अगला काम ये करना है मैनुअली कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसका। किसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है? ये 75 ऑब्जर्वेशंस का, ये जो 75 ऑब्जर्वेशंस आपने कलेक्ट की होंगी हाइट की, कैसे बनाना है? ये रहा फ्रीक्वेंसी टेबल में। आपको इन क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं ना, खुद लेंगे। लोअर वैल्यू 58 है, अगर 58 से 61, 62 से 60, तीन तीन का साइज ऑफ क्लास इंटर खुद रख देंगे ऐसी, और फिर इसके आगे फ्रीक्वेंसी टैली मार्क करेंगे जैसे आप करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। जब आप ये कर लेंगे, आपको याद है बार चार्ट बनाना सिखाया था, इस टेबल की मदद से बार चार्ट बना लेंगे, वही प्रैक्टिकल नंबर 3 प्रीवियस जो प्रैक्टिकल आपको कराए थे उसकी मदद से। फिर जब आप बार चार्ट बना लेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करेंगे उसकी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आइए, सब प्रैक्टिकल 3 या 2 में ऊपर आपको कराया था, आपको याद हो। स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, ये देखें, मीन को क्लिक कर दें, स्टैंडर्ड एविएशन को क्लिक कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये काम करना है इस मेथड से। और ये आपको मीडियन पे भी क्लिक कर देंगे, मीडियन भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने काम करना ये है कि ग्राफ के ऑप्शन पे जाकर हिस्टोग्राम डेटा विद नॉर्मल कर्व, ये ऑप्शन आता है, ये करेंगे आप, ओके कर देंगे तो ये देखें ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से नहीं है, देखें ऊपर बन रहा है, नीचे आ रहा है। और नॉर्मल कर्व, ये विद नॉर्मल कर्व वाले ऑप्शन से क्लिक करने का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल कर्व बना कर दे देता है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हाइट कि मेन स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब चीज़ें आ जाएंगी, फ़ायदा भी हो जाएगा इससे, और आप अपना कंक्लूजन दे देंगे कि डेटा नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। असल चीज़ ये जो ग्राफ बनाया था ना नॉर्मेलिटी टेस्ट, इससे भी बदल जाता है। हम आगे उस पर इसलिए गए हैं कि मीन स्टैंड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो कह रहे थे ना कि भाई उसका मीन भी निकालें, स्टैंड डेविएशन भी निकालें। ये देखें, ऑल्सो कैलकुलेट मीन एंड स्टैंड डेविएशन, तो कोई मसला नहीं। आप उधर ग्राफ के स्टैट्स के ऑप्शन पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे आएँ, हाइट को सेलेक्ट कर लें और उस पर तमाम बॉक्सेस को चेक करके आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये जो मिनी टैब सॉफ्टवेयर है, इससे ये जो डेटा था ना, जैसे हाइट का कोई भी डेटा ले लें हम, फॉर एग्ज़ाम्पल 5.6, एंटर 5.7, एंटर 5.4, एंटर 5.4, एंटर 5.8, एंटर 5.3, एंटर 5.9, एंटर। ठीक है, ये हमने डेटा ले लिया। किसका? ये हमने हाइट का डेटा ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये ऊपर वैल्यूज़ भी लेनी चाहिए थी हमें। खैर, 5.6, एंटर 5.7, एंटर 5.4, एंटर 5.3। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ हमने सपोज कर ली है फॉर एग्ज़ाम्पल। ताकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट कर सकें। फाइव पॉइंट सेवन, एंटर 5.8। तो इस तरह से ये बहुत सारी वैल्यूज़ आपने कंसीडर करनी है। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ हमने कंसीडर कर ली हाइट की। तो कहने का मकसद है वो कि फ्रीक्वेंसी टेबल में कल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। बेसिक स्टैट्स पे जाइए, स्टैट्स पे जाइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आइए, याद आया, स्टैट्स, गो टू द बेसिक स्टैट्स, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कौन सा वेरिएबल लेना है, C2, इसका निकाल लेना, ये ले लिया। ठीक है, बस बाकी स्टैट्स पे आइए, स्टैटिस्टिक्स पे, और चेक लगा दें। देखें, मीन आ गया, स्टैंड एविएशन आ गया, मीडियन आ गया, और जो जो आप चेक लगाएंगे, वेरिएंस भी अगर आप चाहते हैं। ठीक है, बस ओके कर दें।
यहाँ से भी ओके कर दें। ये सब बेसिक स्टेट्स आ गए। मीन, स्टैंड एविएशन, इसका हाइट का, या इसी तरह वेट का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये नॉर्मेलिटी टेस्ट को चेक करने का तरीक़ेकार है, ठीक है। आपने बस यहाँ तक करना है, फिर ये टेबल वगैरह कोई नहीं बनाना, हिस्टोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तरीक़ेकार है, और आप लिख देंगे नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसी तरह नॉर्मेलिटी टेस्ट किसकी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट? वेट की। और वेट की अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है उसमें वेट वाकई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखें बहुत ज़्यादा करीब तरीन पॉइंट्स हैं, देखें। तो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। फिर इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी टेबल इन्होंने प्लॉट की हुई है, डेटा बनाकर, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स पे जाकर आप ये सारी चीज़ें निकाल लीजिएगा और लिखेंगे स्लाइटली फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, स्लाइटली फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट अब आपने खुद कर लेना है। ये था प्रैक्टिकल नंबर 7, नॉर्मेलिटी टेस्ट बाय हेल्प ऑफ ऑप्शन। रैंडम नंबर के ज़रिए किया है हमने, रैंडम नंबर के ही ज़रिए आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये परफॉर्म कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल नंबर 8 करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।